माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने हॉट एयर ओवन का वर्किंग बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से हॉट एयर ओवन वर्क करता है। ये हॉट एयर ओवन माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है, जिसके थ्रू हम लोग अपने किसी भी चीज़ को स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो कल्चर मीडिया से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को हमको स्टरलाइजेशन करना हो। तो आइए आज हम लोग देखते हैं हॉट एयर ओवन किस तरीके से वर्क करता है। हम लोग देखेंगे हॉट एयर ओवन जो होता है ये इसका वर्किंग किस तरीके से होता है। एन ओवन प्रोवाइड अ टेम्परेचर हायर देन दैट ऑफ एटमॉस्फेयर। इसका जो टेम्परेचर होता है ये टेम्परेचर हमारा एटमॉस्फेयर टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इसमें है द टेम्परेचर रेंज कवर्ड बाय ओवन इज़ बिटवीन 50 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हॉट एयर ओवन होता है उसका टेम्परेचर जो होगा वो हमारा 50 डिग्री से 250 डिग्री सेंटीग्रेड के बिटवीन रहता है। नेक्स्ट इसमें है दीज आर यूज फॉर रैपिड evaporation of material, rapid drying and for sterilization of articles that can be sterilized by drying heat। इसमें ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो हॉट एयर ओवन होता है वो क्या करता है, रैपिड इवापोरेशन का काम करता है। मींस हॉट एयर ओवन के थ्रू जो इवापोरेशन होता है वो बहुत ही रैपिड होता है। रैपिड होने के कारण इसके अंदर जो स्टरलाइजेशन होता है वो बहुत फास्ट होता है। तो इसके अंदर जो भी स्टरलाइजेशन की जो मेथड होती है वो किसके थ्रू होती है, वो हमारी ड्राइंग मेथड के थ्रू होती है। मींस इसके अंदर जो ड्राइंग होता है वो ड्राई हीट के थ्रू हमारा जो भी चीज़ को हम स्टरलाइज कर रहे हैं वो किसके थ्रू होगा, वो ड्राइंग हीट के थ्रू होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इसका टेम्परेचर होता है वो बहुत ही हायर होता है एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के कंपैरिजन में। इस चीज़ को एकदम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर रेंज जो रहेगी वो हॉट एयर ओवन की 50 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहेगी। नेक्स्ट चीज़ आती है कि इसके अंदर जो स्टरलाइजेशन होता है वो हमारा बहुत ही रैपिड होता है, जिसके कारण हमारा जो भी चीज़ होती है वो बहुत ही फास्ट होती है और बेसिकली जो स्टरलाइजेशन होगा वो हमारा ड्राई हीट के थ्रू होगा। तो इसमें जो टर्म हमको याद में रखना है वो या क्या याद रखना है कि जो स्टरलाइजेशन होगा वो ड्राई हीट के कारण इसमें होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन टेक्निक रिक्वायर्स लॉन्ग एक्सपोजर टाइम एंड हायर टेम्परेचर देन मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे ये सामने आती है कि जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है, हम लोग इसको ड्राई हीट स्टरलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि इसके अंदर हम लोग जो स्टरलाइजेशन करते हैं वो हम लोग ड्राई फॉर्म में करते हैं, इसलिए हमने इसको ड्राई हीट स्टरलाइजेशन बोला है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इस चीज़ पे आते हैं कि ये जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है इसके अंदर जो टाइम ड्यूरेशन लगता है वो बहुत ही हाई टाइम ड्यूरेशन लगता है। मींस इसके अंदर 1.5 to 3 आवर्स का जो टाइम ड्यूरेशन है वो इसके अंदर लगता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टरलाइजेशन टेक्निक। जैसे कि हम लोग अगर बात करें मॉइस्ट स्टरलाइजेशन और भी डिफरेंट काइंड्स के जो स्टरलाइजेशन होते हैं उसके कंपैरिजन में इसके अंदर जो टाइमिंग होता है स्टरलाइजेशन का वो बहुत ही ज़्यादा होता है, लॉन्ग होता है, जो कि 3 आवर्स तक हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल के अंदर आता है स्टरलाइजेशन बाय ड्राई हीट इज़ अकम्प्लिश्ड बाय कंडक्शन। इसके अंदर जो भी प्रोसेसिंग होती है स्टरलाइजेशन की वो कंडक्शन मेथड के थ्रू होती है। मींस जो वेपर्स जो जनरेट होती हैं ड्राई हीट की वो पूरे में मूव होती हैं विद द हेल्प ऑफ ड्राई हीट। नेक्स्ट इसमें आता है द हीट इज़ एब्जॉर्ब बाय द आउटसाइड सरफेस टू द
item, then passes towards the center of the item layer by layer. इसमें जो भी कंडक्शन होता है ड्राई हीट का वो पूरे सराउंडिंग में विद द वे ऑफ लेयर्स के फॉर्म में होता है फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड. द एंटायर आइटम विल इवेंचुअली रीच द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द स्टेरिलाइजेशन टू टेक प्लेस. और टेम्परेचर जो रहता है हमारा जो हॉट एयर ओवन का उसी रेंज में स्टेरिलाइजेशन होता है. तो हमको मेन प्रिंसिपल ये ध्यान में रखना है कि इसके अंदर जो भी स्टेरिलाइजेशन होता है वो ड्राई हीट के थ्रू होता है और कौन सी मेथड के थ्रू होता है, बाय कंडक्शन मेथड के थ्रू इसमें होता है. नेक्स्ट अगर बात करें कि ड्राई हीट डज मोस्ट ऑफ डैमेज बाय ऑक्सीडाइजिंग मॉलिक्यूल्स. इसके अंदर हमको मेनली ये चीज़ में ध्यान रखना है कि हमको ऐसे कोई मॉलिक्यूल्स नहीं लेना है जो कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं, क्योंकि ये उसको क्या करेंगे, डैमेज करेंगे. द इसेंशियल सेल कंस्टिट्यूएंट्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द organism dies. The temperature is maintained by almost an hours to kill the most difficult of the resistance spores. तो बेसिकली ये मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन जो स्पोर्स वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ये उनके लिए रेजिस्टेंस होते हैं. मीन्स उनको ये ज़्यादा अच्छे से क्या नहीं कर पाते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं. तो बेसिकली जो स्टेरिलाइजेशन मेथड जो हमारी होती है वो किस लिए होती है, वो बेसिकली हमारी जो होती है वो इसी के लिए होती है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्शन करते हैं. इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे किल हो जाते हैं. तो प्रिंसिपल में हमको, प्रिंसिपल का मतलब होता है कि किस प्रिंसिपल पे जो हमारा स्टेरिलाइजेशन मेथड है वो वर्क करता है. तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले कि किस पे वर्क करता है, ये हमारा ड्राई हीट पे वर्क करता है, इसको हमको फोकस करना है. नेक्स्ट ये किस पे वर्क करता है, ये कंडक्शन पे वर्क करता है, इस पे हमको फोकस करना है. नेक्स्ट हमको ये ध्यान में रखना है कि इसका जो भी कंडक्शन होता है ड्राई हीट का वो लेयर टू लेयर होता है, और जो भी टेम्परेचर रहेगा जितना हम लोग सेट करते हैं वो उसी टेम्परेचर पे ये रहता है. नेक्स्ट चीज़ हमको ये ध्यान में रखना है कि जो ड्राई हीट होता है वो ऑक्सीडाइजिंग मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं. और जितने भी हमारे स्पोर्स वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ये उनके लिए रेजिस्टेंस रहता है. मीन्स ये ऐसे कंटेंट को ये किल नहीं कर पाता है. इसका मतलब ये है कि आपको अगर कोई ऐसी चीज़ को स्टेरिलाइज करना है जिसके अंदर स्पोर्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग कोई कल्चर मीडिया लेते हैं या फिर आप कोई भी स्पोर्ट्स वाली चीज़ को, कंटेंट को अगर आपको स्टेरिलाइजेशन करना है तो ये उसके लिए रेजिस्टेंस है. मीन्स ये उन चीज़ों को बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री नहीं कर पाएगा. इसके लिए हमको दूसरी मेथड्स को, दूसरी जो हम लोग की स्टेरिलाइजेशन मेथड है उसको हमको यूज़ करना है. तो केवल और केवल ये जो नॉन स्पोर्ट्स वाली चीज़ें होती हैं उसी को हमारा जो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन है वो क्या करता है, स्टेरिलाइज करता है, माइक्रो फ्री करता है. तो इस चीज़ का हमको ध्यान में रखना है कि ये कौन से टाइप की चीज़ों को स्टेरिलाइज नहीं कर पाएंगे, जिनके अंदर स्पोर्स होते हैं. इसके बाद नेक्स्ट अगर हम स्लाइड पे आएंगे तो वो हमारी, ये आपको जो सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है इस तरीके का हम लोग का हॉट एयर ओवन होता है. इस तरीके का ये देखिए आपके सामने जो ये दिख रहा है, आप सभी ने अपनी लैब में देखा होगा, इस टाइप से आपका हॉट एयर ओवन दिखाई देता है. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी कि स्टेरिलाइजेशन मेथड जो होता है हमारा, ये इस तरीके से हमको दिखाई देता है. ड्राई हीट हॉट एयर ओवन, अंदर से इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो डिज़ाइन होती है वो इस तरीके की होती है. इसके अंदर हम लोग जिस भी चीज़ को हमको स्टेरिलाइज करना है, चाहे वो ग्लासवेयर हो, चाहे आपके वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, लेकिन वो पोरस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पोरस होंगे तो वो उसके लिए रेजिस्टेंस होते हैं. तो हमको बेसिकली क्या ध्यान में रखना है कि हमारे जो भी चीज़ को हम स्टेरिलाइज कर रहे हैं वो पोरस नेचर की नहीं होना चाहिए. तो उस टाइप की चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर रख देते हैं फॉर 1 to 3 आवर. डिपेंड करता है कि हमको कितना देर उसको रखना है, उसके अंदर कौन सी चीज़ को हम लोग रख रहे हैं.
तो उसके अंदर हम लोग रख के अपनी किसी भी नॉन पोरस चीज़ को स्टरलाइज कर सकते हैं, मीन्स माइक्रोफ्री कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसका वर्किंग। वर्किंग में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसका हम लोग वर्किंग करते हैं। तो उसमें वर्किंग में सबसे पहले हम लोग देखेंगे द मोस्ट कॉमन टाइम टेम्परेचर रिलेशनशिप फॉर स्टरलाइजेशन विथ हॉट एयर स्टरलाइजेशन आर। तो इसके अंदर मेनली हम लोग टाइम को देख के रखते हैं। 170 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हमको रखना है तो हम उसको 30 मिनट के लिए रखेंगे। अगर हमको 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है तो हम उसको 60 सेकंड के लिए रखेंगे। और अगर हमको 150 सेंटीग्रेड के लिए रखना है किसी भी चीज़ को तो हम उसको 150 मिनट्स रखेंगे, और लॉन्ग डिपेंडिंग अप द वॉल्यूम। तो अगर हमको किसी भी चीज़ को स्टरलाइजेशन करना है तो ये सबका टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसका टाइम लिमिट है कि हमको कितनी देर के लिए कितने टेम्परेचर पे हमको अपनी चीज़ को स्टरलाइज करना है। तो इस तरीके से आपको स्टरलाइजेशन की चीज़ को ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगर बात करें तो द कंटेंट मस्ट बी रिमूव्ड बाय द ओवन इमीडिएटली एज अ स्लो कूलिंग पीरियड इज नेसेसरी आइडियली व्हेन द टेम्परेचर हैज़ रिड्यूस डाउन टू द 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम किसी भी चीज़ को अगर बाहर निकालेंगे तो सबसे पहले हमको तुरंत नहीं निकालना, उसका टेम्परेचर को थोड़ा डिक्रीज होने देना है और उसके बाद फिर हमको उसको रिमूव करना है। The reason for the gradually cooling period is to avoid the cracking of glasswares as well as preventing air। तो इसमें क्या होता है, रीज़न ये है कि अगर हम लोग सडनली उसको बाहर निकालेंगे तो ग्लासवेयर क्रैकिंग होने के चांसेस होते हैं। तो ये प्रिकॉशंस हमको थोड़े से ध्यान में रखते हुए करना है। नेक्स्ट हमको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि यूज्ड फॉर ग्लासवेयर फोक्स किन किन चीज़ों को हम लोग हॉट एयर ओवन के अंदर उसको स्टरलाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि हमको ग्लासवेयर्स यूज़ करना है, फोर्सेप्स यूज़ करना है, व्रैप्स यूज़ करना है, या फिर हमको किस पाउडर करना है या वैक्सेस करना है, या वाटर इम्परमेबल ऑयल्स। इन सारी चीज़ों को हम लोग हॉट एयर ओवन में स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आता है बिफोर प्लेसिंग इन हॉट एयर ओवन। अगर हम किसी भी चीज़ को हॉट एयर ओवन के अंदर अगर प्लेस कर रहे हैं तो हमको क्या चीज़ ध्यान में रखना है कि वो ड्राई ग्लासवेयर कंप्लीट होना चाहिए, मीन्स उसका ड्राइंग कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट प्लग टेस्ट विथ या कॉटन वूल। उसके अंदर अगर हम कुछ भी रख रहे हैं तो उसके अंदर हमको कॉटन लगा के रखना है। व्रेप ग्लासवेयर इन क्राफ्ट पेपर। ग्लासवेयर को क्राफ्ट पेपर के अंदर करके रखना है। और डोंट ओवरलोडेड द ओवन। और ओवन के अंदर ज़्यादा हमको ओवरलोडेड ग्लासवेयर या कोई भी चीज़ नहीं रखना है स्टरलाइजेशन करने के लिए। तो जब भी हम कोई भी चीज़ को स्टरलाइज कर रहे हैं तो ये सारी प्रिकॉशंस हमको प्रिकॉशंस के साथ ही हमको अपने ग्लासवेयर्स को सबको अपने हॉट एयर ओवन के अंदर लोड करना है। ये सारे प्रिकॉशन ध्यान में रखने के साथ ही हमको ग्लासवेयर्स को रखना है। अलाउ फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर बिटवीन द मटेरियल। इसका रीज़न ये है कि ज़्यादा ओवरलोडेड रहेगा तो जो मैंने अभी बताया था कि इसके अंदर जो भी लेयर टू लेयर जो भी सर्कुलेशन होता है एयर का वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को हमको बहुत ध्यान में रखना है कि हमारा जो ये है वो ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए। तो हमको लिमिटेड ही क्वांटिटी में और विथ अ प्रिकॉशन ही हमको अपने ग्लासवेयर को अंदर रखना है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आता है टू चेक वेदर द इक्विपमेंट इज़ वर्किंग प्रॉपरली। हमको सबसे पहले स्टरलाइजेशन करने के लिए ये ध्यान में रखना होता है कि हमारा इक्विपमेंट प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसको हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है केमिकल कंट्रोल्स के थ्रू। इसके अंदर आता है ब्राउनिश ह्यू कलर चेंजेस फ्रॉम रेड टू ग्रीन। तो अगर ऐसा चेंज हो रहा है इसका मतलब वो क्या हो रहा है, वर्किंग हो रहा है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं। पेपर स्ट्रिप्स ले सकते हैं कंटेनिंग 10 to the power 6 spores of the Clostridium tetani. Place strip in a oven along with other material for the sterilization. Next आता है lateral culture the strip in thioglycolate broth at 37 degree centigrade for 5 days. और नेक्स्ट आता है ग्रोथ इन द मीडियम इंडिकेट फेलर ऑफ द स्टरलाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें रख के हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा जो
माइक्रोवेव जो हमारा हॉट एयर ओवन है वो प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडवांटेज क्या है। एडवांटेज में हम लोग देखेंगे कि अ ड्राई हीट कैबिनेट इज़ इजीली टू इंस्टॉल एंड हैज़ रिलेटिवली लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ही लो होता है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज ये है कि इट पेनिट्रेट्स मटेरियल, ये किसी भी मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। इट इज़ नॉन टॉक्सिक, डज नॉट हार्म द इन्वायरमेंट, इससे किसी इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं होता है। नेक्स्ट आता है इट इज़ नॉन कॉरेसिवली फॉर मेटल्स एंड शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब ये किसी भी मेटल और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कोई भी इसका कोई भी नुकसान नहीं है। थैंक यू।